हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी फिजिक्स से पढ़ने का राइट वे क्या होना चाहिए। 99% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है, और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उन 99% स्टूडेंट से आगे हो और आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनका एग्जाम तो अच्छा जाता है लेकिन जब मार्क्स की बारी आती है तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं, या वो एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल रहे हैं और फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनसीईआरटी से कैसे पढ़ना है ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको लगेगा कि हमें पता ही नहीं था, इन चीजों के भी मार्क्स होते हैं। इस चैनल पर मैं बोर्ड एग्जाम्स, जेई नीट से रिलेटेड टिप्स और स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली और भी सारी हेल्पफुल वीडियोस आप सबसे पहले देख सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first thing is observe the details of NCERT diagrams. जब आप NCERT के डायग्राम्स देखते हो उनकी भी कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसको मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। हमारे कुछ मार्क्स जो कट जाते हैं वो है कि हम डायग्राम्स को क्लियरली ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये है NCERT का पेज नंबर 25। इस पे दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले आते हैं इधर ए पार्ट पे, तो ये किसका है? पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, ये एरो बनाना भूल जाते हैं। तो ये एरो ना बनाने के हाफ मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये जितने भी फिगर्स हैं इनमें एरोज बनाने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। ये है पेज नंबर 28 और ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो इसमें क्या है, ये पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये उसका डेरिवेशन है। तो इधर अगर हम ध्यान से देखें, ये E माइनस क्यू को, ये जो लाइन डिनोट कर रही है ये थोड़ी छोटी है, और ये E प्लस क्यू है ये थोड़ा बड़ा है साइज में। इसका रीज़न क्या है E माइनस क्यू का छोटा होना और E प्लस क्यू का बड़ा होना? E माइनस क्यू छोटा इसलिए क्योंकि E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कम है और E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसीलिए इन दोनों के लेंथ्स बराबर नहीं है। ये चीज़ अगर हम ना बनाए एग्जाम में तो इस चीज़ के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और अगर नीचे वाले में देखें तो ये E माइनस क्यू और E प्लस क्यू दोनों के लेंथ जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों का E क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए इधर लेंथ सेम है और इधर डिफरेंट है। तो ये थी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़। सो ये था इधर डायग्राम में। अब आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे जो कि है चैप्टर 2 का। इस चैप्टर 2 के डायग्राम में आए तो ये है पेज 60 ऑफ NCERT। इधर डायग्राम देखते हैं, सबसे पहले इसी को ही देख लेते हैं। फिगर 2.11, ये वाला डायग्राम किस चीज़ का है? सम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल एंड टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। तो इस डाइपोल वाले फिगर में हम क्या अगर देखें तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम इन दोनों डायग्राम्स में देखें तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है R1 ले लेते हैं इसको, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं R2। सो हम क्या देख रहे हैं कि R2 इज़ लार्जर देन R1। ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ये वाला डिस्टेंस। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ही हम दूर जा रहे हैं इस नेगेटिव चार्ज से, तो सर्कल्स जो हैं उनका बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली हम यहाँ देखें, इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है, ये थोड़ा सा बाहर आ गया है, और यहाँ ये दोनों पॉइंट्स पे देखी जाए तो ये स्पेसिंग थोड़ी कम है। तो ये स्पेसिंग बढ़ती जा रही है जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज से दूर मूव कर रहे हैं। आपने देखा कितनी माइन्यूट डिटेल्स हैं और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वो बुक है जिसमें वर्ड्स के बहुत ही डीप मीनिंग्स होते हैं, उनको कई बार समझना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इसलिए लोगों को एनसीईआरटी से पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता, बट अगर आपको नहीं समझ आ रही एनसीईआरटी तो भी मेरी बात मान के आप एनसीईआरटी को 2-3 बार एटलीस्ट रीड करो, इसको समझने की कोशिश करो, एंड आई कैन श्योरली टेल यू कि जब आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपको वो डिटेल्स जो है एनसीईआरटी की समझ आनी शुरू हो जाएंगी एंड यू लव इट।
अब इस डिटेल्स का पढ़ने का फायदा क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका ये फायदा होता है कि जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस है या और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आप उनके आंसर्स लिख पाओगे। 2020 जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आए थे। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। और वो ऐसी ऐसी लाइन से आए थे कि आपने तो लाइंस पे ध्यान ही नहीं दिया होगा, आपको लगा ही नहीं होगा कि वो इम्पोर्टेंट है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। मैंने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को चैप्टर्स की डाली हुई है, ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन पेपर है 2020 का सेट 5521। इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर किधर है? एनसीईआरटी के सेकेंड बुक के पेज 479 पे आए तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूज द स्पेस चार्ज रीजन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द जंक्शन एक्सटेंड, thus increasing the electric field strength and hence drift current. This process continues until the diffusion current equals drift current. Thus, a PN junction is formed. In a PN junction under equilibrium, there is no net current. So ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था, ये at equilibrium in a PN junction diode, the net current is, इसमें लिखा हुआ है द नेट करंट इज 0 और इसका रीज़न लिखा हुआ है क्या? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल डिफ्यूजन करंट इक्वल्स ड्रिफ्ट करंट। सो इसका आंसर ये है 0 एज द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है और ये पूछी गई है एमसीक्यू में। आते हैं ऐसे ही सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मेरे पास अगला पेपर है, इसमें लिखा है explain with the help of suitable diagram the two important processes that occur during a formation of PN junction. ये 3 मार्क्स में पूछा गया है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में। सो एनसीईआरटी के पेज 478 पे यहाँ इस PN जंक्शन फॉर्मेशन में एक लाइन लिखी हुई है, ये वाली जो मैंने येलो से हाईलाइट करी है। Two important processes occur during the formation of PN junction, diffusion and drift. ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ये एमसीक्यू में पूछी जा रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस खोलते हैं, उनको रीड करते हैं, खुद सॉल्व भी नहीं करते, या अगर कोई नहीं आ रहा अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डायरेक्ट सोल्यूशन को रेफर करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। जो लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को खुद ट्राई करे बिना ही सोल्यूशन से पहले समझने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं खुद कर पाएंगे, बिकॉज उन्हें आदत पड़ जाती है सोल्यूशंस की। वो कभी भी अपनी थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे और इसलिए आपको बिल्कुल भी सोल्यूशंस को रेफर नहीं करना है। आपने खुद सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। अगर आपको कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द सोल्यूशन, आप क्या कर सकते हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन है उस टॉपिक को दोबारा जाके रीड करो। एंड आई एम श्योर अगर आप टॉपिक को दोबारा रीड करोगे तो आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो। अगर आप नहीं कर पा रहे सॉल्व, तो इट मीन्स आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है। तो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो, तो जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उतने ही अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व ना हो, इवन दो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को आप रेफर कर सकते हो। एक फ्रेज मुझे याद आ रहा है, द वन हु स्वेट्स मोर इन ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन वॉर। जितने ज्यादा एफर्ट्स आप एग्जाम से पहले लगाओगे उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम टाइम में। तो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ यार डेरिवेशन याद करने के लिए होते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स डेरिवेशन को क्रैम करते हैं वो बीच में स्टेप में भूल जाते हैं कि इसके आगे आने ही क्या था, तो उनको याद नहीं रहता। तो इसीलिए आप डेरिवेशन को बिल्कुल भी क्रैम मत करो, आप उसका एक लॉजिक बिल्डअप करो
कि ये स्टेप आया है तो क्यों आया है, क्या लॉजिक है इस स्टेप के पीछे। तो अगर आप लॉजिक को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी डेरिवेशन क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जस्ट फॉलो द लॉजिक एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट। अगर आज याद करिए तो आपको हफ्ते के बाद क्या आपको 1 मंथ बाद भी याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको उसका लॉजिक पता है। तो जिस चीज का आपको लॉजिक पता हो, क्या आपको वो क्रैम करने की जरूरत है? नहीं। तो इसीलिए डोंट क्रैम इट। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं कि डेरिवेशंस को कैसे याद करना चाहिए कि आपको भूले ना डेरिवेशंस एग्जाम में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप बता दो। हो सकता है कि जब जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आए। बस आपको करना क्या है कि कंसिस्टेंटली एफर्ट्स अपने लगाते रहने हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका फिजिक्स का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी। और इन्फॉर्मेशन से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन से काम होता है। जो आपने इस वीडियो में पॉइंट्स देखे हैं, अब देखो आप क्या मिस्टेक कर रहे थे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।